हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनके आंसर सहित मैं आपके पास जो है नोट्स भेज रही हूँ और आप इन्हें लर्न करेंगे और समझ के अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर फैक्टर्स, वाई वर दे कोल्ड सो। फैक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे फैक्टर्स किसको बोला जाता था और वो ऐसा क्यों कहलाते थे, फैक्टर्स उनको क्यों बोला जाता था। द ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस सेंटर्स वर कोल्ड फैक्ट्रीज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए थे और जहाँ पर भी उनके सेंटर थे कंपनीज के, जहाँ पर व्यापार करते थे उनको फैक्ट्रीज कहा जाता था। वहाँ पर वो कुछ चीज़ बनाते थे इसलिए फैक्ट्रीज नहीं कहा जाता था कि जैसे फैक्ट्री होती हैं मैन्युफैक्चर्ड मशीनें वगैरह होती हैं इसलिए उनको फैक्ट्रीज नहीं बोला जाता था, बल्कि वो जो कंपनी में काम करते थे ऑफिशियल जो वर्कर्स थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था और जहाँ पर वो काम कर रहे थे उनको फैक्ट्रीज बोला जाता था। समझ गए बच्चों। ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको फैक्टर्स और वो जहाँ सेंटर पे काम कर रहे थे उनको फैक्ट्रीज बोला जाता था। ये आप जो चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मैं आपको पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ बच्चे, और एक जो आपके चैप्टर में भी ये आ चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी शुरू की थी। अगर जिस किंगडम में लॉर्ड डलहौजी के ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट स्थापित थे वहाँ पर अगर कोई राजा उसके उत्तराधिकारी के बिना, उसके रियल जो पुत्र होता था उसके बिना वो अपना अगर अपना वो उसकी डेथ हो जाती है अपने उत्तराधिकारी घोषित किए बिना, तो वो राज्य जो है गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। उसके ऊपर उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है। उस लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के कारण सभी राजा, नवाब, किसान और व्यापारी लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और सब लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए। वो इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस भी आप जानते हैं बच्चों क्या थी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो जो राज्य उनके अधीन आ गए थे, जिन राज्यों को उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिए थे, कॉलोनीज बना ली थी, है ना, उन राजाओं के अंडर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रेजिडेंट भेजे थे। रेजिडेंट का वर्क होता था नवाब के सभी कामों पर नज़र रखना और उसमें इंटरफियर भी करना, जिसके बदले में जो है नवाब उनको टैक्स भी देते थे और उनकी आर्मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी नवाबों को रखनी पड़ती थी अपनी आर्मी, वो उसमें अपॉइंट नहीं कर सकती थी। तो ऐसे राज्य में जो नीति चलाई जाती थी उसको सब्सिडी अलायंस के नाम से जाना गया था और इसको शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया और राज्यों का फ़ायदा लेने के लिए इस नीति को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब। पंजाब को कैसे अपने कब्जे में कर लिया। एनेक्स मीन्स कब्जे में कर लेना। पंजाब वाज रूल्ड बाय द महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता था और उसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी। महाराजा रणजीत सिंह पढ़ा था अपनी बुक में, उसने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, जैसे कि यूरोपियन फोर्सेस थी, जैसे कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी, वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी। एज लॉन्ग एज ही वॉज लाइव, जब तक वह जीवित था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया उनके राज्य में जो है इंटरफियर नहीं कर सकी। उसकी मृत्यु के बाद में राज्य में जो है वहाँ का राजा बनने के लिए एक युद्ध सा छिड़ गया, है ना, वहाँ ऐसा जो है खींचतान हो गई कि कौन यहाँ का राजा बनेगा। तो बहुत दिन के बाद उसका जो बेटा था, महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था दिलीप सिंह,
उसको मौका मिल गया कैसे ना कैसे वहाँ का राजा बनने का। और दिलीप सिंह कोई इतना स्ट्रोंग राजा नहीं बन पाए जितना कि महाराजा रणजीत सिंह थे। वो उसके विरुद्ध जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध छेड़ने के 1843 में युद्ध छेड़ दिया महाराजा दिलीप सिंह के विरुद्ध। और उस युद्ध में जो महाराजा जो दिलीप सिंह थे वो हार गए, और 1849 में पंजाब पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड ब्रिटिश नीड अ लार्ज आर्मी? डिस्क्राइब द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कॉलोनियल अपना यहाँ पे स्थापित किए जा रही थी इंडिया में, उसने इतनी लार्ज आर्मी क्यों बनाई थी? इतनी महान आर्मी की उसे क्या ज़रूरत थी, है ना? दूसरे देश में रह रहे थे वो लोग, तो भी उन्होंने इतनी महान आर्मी अपनी बनाई थी। तो इस आर्मी के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी, क्योंकि उन्हें बहुत जो थी ज़रूरत थी लार्ज आर्मी की, बहुत बड़ी सैनिक बल की। कंक्यूर मोर टेरिटरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो साम्राज्य थे अपने कब्जे में कर लेना, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, है ना? इसलिए उन्हें जो है सैनिक बल की आवश्यकता होती थी ब्रिटिशर्स को। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज फ्रॉम देयर रिवल्स, विरोधियों से अपनी जो टेरिटरीज थी, साम्राज्य थे, उनको सुरक्षित रखना भी एक उनकी प्रायोरिटी होती थी ब्रिटिशर्स की। प्रोटेक्ट द थर्ड है प्रोटेक्ट ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी फ़ायदे नुकसान होते थे वो जो व्यापारिक फ़ायदे थे उनको सुरक्षित रखना भी उनको सुरक्षित रखने के लिए भी आर्मी की आवश्यकता होती थी। बिकॉज़ वो जब दूसरे देश में रह रही हैं, ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने अपनी यहाँ पे स्थापित कर ली, तो कोई भी राजा उनसे नाराज़ होकर उन पर हमला बोल सकता है। तो उस राजा को हराना, अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने अपनी एक लार्ज आर्मी तैयार की थी। द आर्मी कंप्राइज्ड इंडियन सोल्जर्स हु वर कॉल्ड सिपोई, जो इंडियन सोल्जर थे आर्मी में वो लोग सिपोई कहलाते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर ओरिजिनली फार्मर्स, वो लोग जो है किसान होते थे, और जो किसान जो इंडियन आर्मी से संबंधित होते थे वही सिपाही जो है इन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने उनको नियुक्त कर लिया था, तो उनको सिपोई बोलते थे। और सिपोई की जो सैलरी थी वो बहुत हाई फाई होती थी, बहुत सुप्रीम होती थी, और सब लोग इसमें अपना सौभाग्य समझते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपोई बनना। अब देखिए 80 to 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना? इतने वर्ड्स होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, लॉन्ग आंसर लिख देने होंगे इनके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉर्ड डलहौजी एक्सपेंड द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? जो लॉर्ड डलहौजी थी उसने अपने इंडिया की जो साम्राज्य थे उसमें कैसे बढ़ोतरी की, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे बढ़ाया इंडिया में रह के। Another pretext used by Lord Dalhousie to annex territories in India, misgovernment. उस सबसे बड़ी एक जो चाल खेली, एक बड़ा आइडिया लगाया लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ के साम्राज्य को हड़पने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए, कि राजाओं की मिस गवर्नमेंट है, वो लोग अच्छे से शासन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ पर अच्छी सरकार दें, है ना? लोगों को ये कह के वो भ्रमित करते थे और यहाँ पर साम्राज्य करना शुरू कर देते अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग। नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध में भी उन्होंने यही खेल रचा। नवाब वाजिद अली शाह का वहाँ पे साम्राज्य था, एंड एक्यूज्ड ऑफ मिस रूल एंड रेलुक्टेंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। उसने कहा कि जो नवाब वाजिद अली शाह है वो अवध को संभालने में नाकामयाब हैं, और उनका जो साम्राज्य है वो अच्छे से नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए हमें उसको उबारने के लिए, उसको अच्छे से रूल करने के लिए अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 AD। 1856 में अवध को अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिश रूल ने। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ unrest among the Indian soldiers in the British army, as most of them come from Awadh and the surrounding the countryside.
तो 1856 में अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ की जो सोल्जर्स थे वो अपने ब्रिटिश आर्मी में शामिल कर लिए और अवध चारों तरफ से जो है अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने घेर लिया, है ना, अपने कब्जे में लेके। और ये कहा जनता से कि वो जो राजा था यहाँ का वो बहुत जो है बहुत अच्छे से अपना साम्राज्य नहीं संभाल पा रहा था। परंतु जो इंडियन सोल्जर्स थे वो लोग जानते थे कि हमारा राजा अच्छा है। वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे, जो है ना इंडिया में रहने वाले जो व्यक्ति थे ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे। वो लोग अंग्रेज़ों की इस नीति से उनके खिलाफ हो गए और चारों तरफ जो है इसका विरोध करने लग गए। अवध की राजनीति जो लॉर्ड डलहौजी ने खेली, इसका विरोध इंडियन सोल्जर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश डील विद डिस्पेंसिंग जस्टिस इन इंडिया? न्याय को फैलाने में ब्रिटिश ने कैसे डील किया? ब्रिटिश ने कैसे रूल रेगुलेशंस बनाए कि न्याय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे ब्रिटिश इंडिया ने। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गेव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सेटअप। जो जुडिशियल सेटअप था, जो भी कानून सिस्टम था, उसको एक प्रॉपर शेप दे दी, है ना। कोई दीवानी रख दी, कोई जो है आपराधिक मामले सुनते थे, कोई फौजदारी के मामले सुनते थे, ज़मीन जायदाद के, ये सब महकमे अलग अलग कर दिए। दे सेटअप सिविल कोर्ट रखी उन्होंने, जिसमें दीवानी और अदालत आती थी। अदालत में सिविल कोर्ट जो थे, नागरिकों के लिए जो कोर्ट खुली हुई थी, वो अपनी अपील इनमें कर सकते थे। सिविल कोर्ट सेटअप की बनाई। एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, आपराधिक मामले जिसमें सुने जाते थे, फौजदारी अदालत बोलते जिन्हें, ये सब चीज़ें उन्होंने अलग से सेटअप की, है ना। क्रिमिनल के लिए अलग और नागरिकों के आम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए अलग, ये सब अलग अलग सेटअप बनाए। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जो है डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में ये कोर्ट बनाई गई। इन 1833 AD 1833 में ए लॉ कमीशंस वॉज अपॉइंटेड टू कोडिफाई इंडियन लॉज। इंडिया के लॉज की एक लिस्ट बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया जिसने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसने में कि इंडिया के लॉज का भी ध्यान रखा गया। उनके धर्म के अकॉर्डिंग कानून बनाए गए कि भाई उनके धर्म को भी ध्यान रखा जाए और उनके अकॉर्डिंग भी कानून बनाए जाए, इंडियंस के अकॉर्डिंग। इट कंपाइल्ड द इंडियन पैनल कोड IPC, और IPC इंडियन पैनल कोड भी एक उन्होंने स्थापित किया। एक इंडियन पैनल कोड मतलब इंडिया के रूल रेगुलेशन, उसमें एक लिस्ट बना के एक पैनल तैयार किया था उन्होंने 11 पंडितों का, है ना। नए नए कानून रोज ना बदले, पंडित अपने धर्म के अकॉर्डिंग नए नए कानून उन्हें ना बताएं, तो एक 11 पंडितों का उन्होंने एक पैनल तैयार किया था जिसको कि IPC बोलते थे, जिसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने अपना एक हिंदू धर्म का एक बायोडाटा बना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। एंड एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट मीन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें एक लॉ बनाया गया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, इसका मतलब कानून सबके लिए समान है। प्रोफेस द आइडल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल, की एक ही कानून सबके लिए। अगर कोई अपराधिक है और उसने अपराध किया है तो चाहे कोई VIP है या कोई आम आदमी है, सबके लिए सज़ा एक बराबर होगी। दिस हाउएवर वाज सेल्डम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस भी किया गया, मतलब ये लोगों पर लागू भी किया गया, पर बाद में जो है एक जो इंडियंस के ऊपर जो बहुत गुलामी उनसे करवाने की सोची ब्रिटिश सरकार ने, उनको अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, तब इस तरह के रूल सब फेल हो गए थे। द यूरोपियंस एंड इंडियंस कंटिन्यू टू बी ट्राइड इन सेपरेट कोर्ट्स। द यूरोपियंस जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के जो रूल्स थे वो थोड़ा सा सेपरेट रखे गए, है ना, क्योंकि उनके अलग धर्म अलग विचार होते थे, इंडियंस के अलग धर्म विचार होते थे, तो उनको शुरू से सेपरेट रखा गया, इसलिए बाद में जाके वो डिस्क्रिमिनेटेड भी हुए हमारे इंडियंस। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट वर द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी में और बंगाल डिस्ट्रिक्ट में जो आपस में युद्ध किसी का सिचुएशन चल रही थी उनके नवाबों के बीच में, वो क्यों था, ऐसा किस लिए हुआ था। द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जब 18वीं शताब्दी के मध्य में ही इनके बीच में जो है एक जो कोल्ड वार की तरह से बढ़ता चला गया बंगाल के नवाबों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बंगाल एट दिस टाइम वाज रूल्ड बाय द मुर्शिद कुली खान। उस टाइम पे मुर्शिद कुली खान 18वीं शताब्दी के मध्य मुर्शिद कुली खान और शुजाउद्दीन वहाँ पर शासन करते थे और उनके बाद में वहाँ पर अलीवर्दी खान ने शासन किया। ये देखिए अलीवर्दी खान ने शासन किया और वो लोग ट्राई करते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नए नए रूल रेगुलेशन बनाती है, नई नई नीतियाँ बनाती हैं, वो स्टॉप हो जाए और जो किलेबंदी करती है वो फोर्टिफिकेशंस भी उनकी बंद हो जाए। अलीवर्दी खान चाहते थे कि जो ट्रेड करने का राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ है बिना टैक्स के, वो टैक्स दे और अपना जो है ट्रेड ज़्यादा ना बढ़ाए बिना टैक्स के, है ना। जो ऑफिशियल से उनका एक प्राइवेट उनके वो हुआ करते थे, कंपनी को तो बिना इजाज़त मिल गई थी कि बिना टैक्स के जो है ट्रेड कर सके। बट जो अलीवर्दी खान था जो वहाँ पे अलीवर्दी खान था जो वहाँ का नवाब बना था, वो चाहता था कि जो ऑफिशियल से जो वहाँ के ऑफिसर्स थे जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी अपनी खोली हुई थी वो भी टैक्स नहीं देते थे, वो भी टैक्स दे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी टैक्स दे, जिससे कि जो राज्य है वो घाटे में ना जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जिसके रहते इन दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट होती रहती थी। फर्स्ट थी द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटीज़, है ना। वही कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे वो अपनी अलग से कंपनी खोले हुए थे, पे नहीं देते थे, वे राज्य को अपने टैक्स पे करें, कस्टम ड्यूटीज़ पे करें, जिससे कि राज्य को कोई घाटा ना हो। ये बंगाल के नवाब चाहते थे। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। जो अपनी किला नए रोज़ किले बना देते थे, अपने पावर बढ़ाते जा रहे थे, कंपनी ये सब चीज़ स्टॉप कर दे, ये चाहते थे बंगाल के नवाब। बट कंपनी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई थी तो इस चीज़ को मना कर दी। तो बंगाल के नवाब में और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है एक तरह से फाइट की तरह से चलती रहती थी। द कंपनी however had by this time become very strong. कंपनी नाउ डिसाइड टू टेरिटरीज इन इंडिया। कंपनी ने सोचा कि ये ऐसे काम चलेगा नहीं, हमें अपनी टेरिटरीज जो है इंडिया में बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको आपको नोटबुक में लिखेंगे और जो है अपने इसको लर्न करेंगे।